तो अब जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। समझ रहे हो, ये टॉपिक जो है जीओसी मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा टॉपिक है? जनरल। 11th में पढ़ा तुम लोगों ने इसको कहीं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कूल में वैश्विक पढ़ चुके हुआ यस है? सर। हो गया है? यस सर। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं बताओ? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या आता है? सर जनरल नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखो इसमें पढ़ते हैं एक तो डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स। डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स। डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स में आता है पहला इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आता है। दूसरा आता है तुम्हारा रिजोनेंस। फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये सब नाम सुना है ना? कि अगर पढ़ा है तो ये सब जान रहे होगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पांचवा, और बताओ और कोई इफेक्ट का नाम जानते हो? बोलो। वैश्विक जानते हो कोई और इफेक्ट? माइक ऑन करो। सर ये तो नहीं पढ़ा है। तो फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है? सर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आईयूपीए नेम पढ़ा है सिर्फ? आइसोमेरिज्म भी किया था। ओके, आइसोमेरिज्म भी किया, ठीक है, वो भी आता है इसमें। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फिर एरोमेटिसिटी, और सम स्पेशल इफेक्ट। कुछ स्पेशल है जो इसमें हम लोग रखेंगे, या मिसलेनियस इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है तुम्हारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी दो तरह का है। एक है तुम्हारा, क्या है बताओ? कौन कौन सा आइसोमेरिज्म में पढ़ा है? दो पार्ट होता है ना आइसोमेरिज्म का, बोलो। वैश्विक बताओ। आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बोलिए। क्या हुआ? सर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वेरी गुड। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो। स्टीरियो को हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं, ये 12th के बुक में आएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अब क्या क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में होता है चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म मींस चेन के बाद पोजिशनल कहो उसको, पोजिशनल। तीसरा चेन पोजिशनल, और भी आएगा, और क्या आएगा बोलो? टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में
फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है। और मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म कौन देता है? सर जो बीच, सर जो दो कार्बन, दो अल्काइल ग्रुप से लिंक होते हैं फंक्शंस। यस, जैसे कि तुमको ईथर दे सकता है, नहीं? फिर तुमको कीटोन दे सकता है ना? नहीं, ईथर ही देता है नॉर्मली, कीटोन सर, देता है। हाँ बोलो। सर ईथर कीटोन दोनों देते हैं। ओके, ईथर की। और बताओ, और कोई है? एस्टर। हाँ, नहीं, ईथर और कीटोन एस्टर। वहाँ से सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी, सेकेंडरी, ये सब ठीक है। और कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में और कुछ है तो बोलो, कोई और? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, ठीक है। और इधर बताओ, स्टीरियो में क्या क्या आएगा? स्टीरियो को दो पार्ट में डिवाइड करते सर हैं। इधर आता है एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और एक इधर आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन होता है आइसोमेरिज्म में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग चेन आइसोमेरिज्म की बात करें, वो स्टार्ट करते हैं। नहीं, आइसोमेरिज्म तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स करें। स्टार्ट विद इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, दीज ऑल इफेक्ट, जो भी इफेक्ट्स है ना, ये सब का सब हम लोग को स्टेबिलिटी ऑफ केटायन एंड एनायन को चेक करते हैं। इफेक्ट, डिफरेंट इफेक्ट जो है, डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स, डिफरेंट, पहले यूज क्या है इसका ये बता दूं। डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स हैव यूज इन identifying the stability of कार्बोकेटाइन, इसको कि R प्लस कह सकते हो, और कार्बो एनायन, ठीक है, R माइनस। it can also be used to identify the strength of acids और bases। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग इस इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। पहले तो कार्बोकेटायन क्या होता है बोलो, व्हाट इज कार्बोकेटायन? कार्बोकेटायन जैसे मान लो CH4 है, ठीक है। अगर ये CH4 है, इसमें से हमने एक H को निकाल दिया, एक क्या किया, H माइनस हमने निकाल दिया, तो क्या बचेगा? ये CH3 प्लस बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा।
अगर H माइनस रिमूव कर देते हो तो यू विल गेट CH3 प्लस, और यही तुम्हारा कार्बोकेटायन। उसी तरीके से अगर CH4 में तुमने H प्लस को रिमूव कर दिया तो क्या बचेगा? CH3 माइनस, और ये हो जाएगा कार्बोएनायन। समझ में आई बात? हाँ सर। तो कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, इनकी स्टेबिलिटी हम लोग इस इफेक्ट से डिसाइड करते हैं। तो अब तुमको पहली बात तो ये समझना है कि कौन सा चार्ज, यदि चार्ज की बात करें, विच वन विल बी मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी, हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का एक यूनिवर्सल रूल है, जहां पर कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया अगर स्मॉल होगा, स्मॉलर, देन दैट विल बी मोर स्टेबल। क्योंकि हमें पता है जो भी चार्ज तुम किसी एटम पे डालते हो या तो वो कहाँ सरफेस पे आता है कि नहीं। चार्ज जो है सरफेस पे होता है। अगर कोई चार्ज आया तो हम लोग मान के चलते हैं वो सरफेस पे है। तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया अगर किसी का क्या है, कम है, अगर सरफेस, यानी क्या कह सकते हो, पहली बात, अगर चार्ज ज्यादा है, इफ चार्ज इज मोर, लेस स्टेबल। अगर चार्ज ज्यादा है तो लेस स्टेबल होगा। और अगर एरिया इज मोर, सरफेस एरिया इज मोर, तब क्या होगा, बोलो। सरफेस एरिया इज मोर मोर देन स्टेबल। मोर होगा ना। सो इस बेसिस पे अगर हमें कंपेयर करना हो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, अगर इसको कंपेयर, तो बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? Which one will be more stable? I माइनस। I माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज चार्ज तो सब पे बराबर है, बट साइज ऑफ I is more than size of Br, और ये Br जो है Cl और देन F ऐसा है। तो साइज I का सबसे ज्यादा है। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा I माइनस होगा, फिर Br माइनस होगा, फिर Cl माइनस होगा और F। ठीक है। अब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक। अब तुमसे अगर पूछ दे इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, तो क्या बताओ? बेसिसिटी ऑर्डर बोलो क्या होगा, बोलिए। सबसे अच्छा बेस कौन होगा? सर F माइनस। F माइनस। क्यों होगा? क्योंकि अनस्टेबल है ना। हाँ सर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे कम है, तो वो अपने निगेटिव चार्ज को रख नहीं पाए। साइज छोटा है तो वो किसी को देना चाहे,
तो बेसिसिटी ऑर्डर यू कैन से इट इज लुईस बेस की बात कर रहे हो हम लोग, लुईस बेस कह सकते हो या फिर कंजुगेट बेस भी कह सकते हो। यहाँ पर इसको कंजुगेट बेसिसिटी ऑर्डर तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस F माइनस होता है, फिर तुम्हारा Cl माइनस होगा, देन Br माइनस और I माइनस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट बेस। अब तुमको अगर एसिड की बात बोली जाए, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो एसिडिटी की बात क्या होगी, तब HI में कंपेयर करना है, HI, HBr, HCl, HF। सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, F माइनस। हाँ HI सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा, फिर HBr होगा, HCl, एसिडिटी ऑर्डर ऐसा बनेगा। देखिए कैसे, दो तरीका है इसको डिसाइड करने, टू वेज है इसको डिसाइड करने का। पहला कि हम लोग डायरेक्ट ही एसिड, अगर कौन ज्यादा एसिड होगा जो कि H प्लस को आसानी से रिलीज कर पाए, यही तो मतलब है ना, वही अच्छा एसिड होगा जो H प्लस को इजीली रिलीज कर पाए। अब जरा देखो, मैं एक मेथड, सिंपल मेथड बता रहा हूँ कि कौन ज्यादा अच्छा एसिड होगा, बिना के वैल्यू या पी के वैल्यू जाने तुम बता पाओगे। हमने ये इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब तुम्हें डिसाइड करना है विच वन इज मोर एसिडिक, तो दिस इज जनरल रूल। जनरली हम लोग ऐसे डिसाइड कर पाएंगे, देखो हर जगह ये H प्लस तो हर जगह कॉमन ही है ना, इसमें तो कोई बात नहीं। एसिड क्या होता है, एसिड अगर हम लोग बोले, एसिड की बात बोले तो विच कैन रिलीज H प्लस, यही तो होता है ना। एसिड का फॉर्मूला क्या बोलोगे, एसिड विच कैन रिलीज H प्लस आयन, तो वो एसिड हो जाता है। तो सब तो रिलीज करा, लेकिन कौन ज्यादा रिलीज कर पाएगा, जिसमें इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड कर पाए। ये जो दिख रहे हो ना, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, जिसमें ये ज्यादा स्टेबल होगा वो राइट डायरेक्शन में, राइट में ज्यादा रिएक्शन वो हो पाएगा। जहां पर ये जो प्रोडक्ट देख रहे हो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होता है, एंड यू विल गेट मोर H प्लस। समझ में आई बात, क्लियर है। अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसकी बेसिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई तो राइट डायरेक्शन में ज्यादा जो है रिएक्शन हो पाएगा, एंड यू विल गेट मोर H प्लस। इफ इट इज मोर स्टेबल, ठीक है, या फिर इसको इफ anion is more stable, then reaction will be favorable in forward direction. In forward direction, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवरेबल होगा, ठीक है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवरेबल होगा, एंड देन अगर ज्यादा फेवरेबल है, सो release more H plus ion, so more acidic। क्या समझ में आया बात। तो हम लोग सिर्फ जो है कैसे डिसाइड कर सकते हैं, जो एनायन का फॉर्मेशन होगा, अगर वो ज्यादा एनायन जो है स्टेबल है तो वो ज्यादा एसिडिक। और इसमें क्लियरली कौन ज्यादा एनायन स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल एनायन कौन है,
I माइनस, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात करोगे अगर, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑर्डर यहाँ पर कैसा है, सबसे ज्यादा स्टेबल I माइनस, फिर Br माइनस, देन Cl माइनस है, और फिर F। यही तुम्हारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इस तरीके से आप क्या देख पाओगे, ऑर्डर ऑफ एसिड, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यही ऑर्डर होगा। HI, HBr, HCl और HF। सेम चीज हम लोग कर सकते हैं इधर भी, जैसे कहीं और जाए इसी चीज को, लाइक H2O, ठीक, देन HF, और H2O से पहले क्या होता है, NH3 होता है, NH3 से NH3 को, तो ये हमारे पास इतना है, H2O और HF है। तो अब इसका एसिडिटी अगर डिसाइड करना है तो क्या कर सकते हो, H2O से H प्लस निकाल लिया और प्लस OH माइनस कर दिया, HF से भी H प्लस निकाल दिया और प्लस F माइनस कर लिया। अब इस दोनों में जो ज्यादा इस केटायन, ये जो एनायन है, इस एनायन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर ले तो आसानी से बता पाएंगे कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब तुम्हें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ OH माइनस एंड F माइनस, इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, बता सकते हो कौन ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ साइज तो लगभग सेम ही है ना, OH माइनस और F माइनस के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और है भी तो F माइनस का साइज कम होगा क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है। अगर साइज की बात करें दोनों में तो F माइनस का स्मॉल साइज है, थोड़ा सा स्मॉल होगा बिकॉज मोर प्रोटॉन। एंड यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि साइज तो ऑलमोस्ट सेम ही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना पड़ेगा जब साइज सेम होता है। F इज मोर इलेक्ट्रॉन। सो F कैसा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। सो स्टेबिलिटी ऑफ OH माइनस और F माइनस, देखो पहली बात, अगर साइज का डिफरेंस नहीं आता है तो हम लोग किसको डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे कंपेयर करें, ऑन द बेसिस ऑफ electronegativity, then F minus will be more stable than OH minus. So obviously, so HF is more acidic than H2O. समझ में आया। नॉर्मली क्या होता है, डाउन द ग्रुप जब जाते हो तो साइज का वेरिएशन हो जाता है, काफी ज्यादा होता है, लेकिन अलोंग द पीरियड जो है साइज में उतना ज्यादा चेंजेस आता नहीं। अलोंग द पीरियड साइज में चेंजेस आता है भी है तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज ही करता है, हाँ सर। ठीक है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। तो अगर साइज फैक्टर को भी ले लें तो भी तुम देखोगे क्या होगा, अगर साइज फैक्टर को देखें अगर, तो ऑब्वियसली F का साइज तो कम है, साइज डाउन होता है, बट
साइज यहाँ इतना ज्यादा चेंज नहीं करता, साइज का चेंज बहुत ही कम है। तो हमें इन द ग्रुप, तो हम लोग साइज फैक्टर को काउंट करेंगे, बट अलोंग द पीरियड यू हैव टू कंसीडर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारा इंक्रीज करता चल जाता है। समझ में आया? तो आप एक जो है जनरल नोट कर सकते हो, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, सिर्फ एनायन की बात कर रहा हूं मैं, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डाउन द ग्रुप कंसीडर साइज। ठीक है, along the period consider electronegativity। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कंसीडर करना। तो अब देखो, अगर हम लोग H2O की बात करें, H2O को H प्लस और प्लस OH माइनस कर दें, और H2S को भी ऐसा ही कर दें, H प्लस प्लस SH माइनस। ठीक, तो OH माइनस और HS माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अगर एनायन की स्टेबिलिटी की बात करें, एनायन स्टेबिलिटी OH माइनस and SH minus, which one will be more stable? दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ तो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बोलो बताओ। OH minus। OH माइनस क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? डाउन द ग्रुप है ना? हाँ सर, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में किसको कंसीडर करेंगे? साइज। साइज को। तो उस बेसिस पे क्या होगा? का साइज ज्यादा होगा। जिसका साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सल्फर। हाँ, SH माइनस होगा ना? तो हाँ हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर SH minus is more than OH। ठीक है, हाँ सर। तो ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? OH। ज्यादा एसिडिक कौन होगा? H2S या H2O? कौन ज्यादा एसिडिक होगा बोलो? H2S सर। H2S होगा ज्यादा एसिडिक। वेरी गुड। So H2S is more acidic than H2O। तो हमें एक जनरल फॉर्मूला बन गया। अब इस जनरल रूल, तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल टू डिसाइड एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? हमने अगर दो एसिड लिया, एक HA1 लिया, ठीक है, तो ये H प्लस और A1 माइनस में कर, और दूसरा ले रहे हैं एसिड HA2, और ये जो है H प्लस प्लस A2 माइनस में कन्वर्ट। नाउ एसिडिक
strength of HA1 and HA2 can be decided by deciding the stability of A1 minus and A2। क्या समझ में आ गया? तो कोई भी एसिड है तो उसका स्ट्रेंथ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। एसिड का स्ट्रेंथ कैसे? एक H प्लस को निकाल दें और जो एनायन बचता है उसका स्टेबिलिटी देख। जैसे कि अगर तुम्हें मान लो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड कुछ ऐसा होता है, HCOOH होता है ना। एसिटिक एसिड ये होता है, CH3COOH होता है। इस दोनों का अगर हमको स्ट्रेंथ जानना है, इस कौन ज्यादा एसिडिक है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग H प्लस कर ले और प्लस इसको CH3COO माइनस, सॉरी HCOO माइनस कर, HCOO माइनस कर, और यहाँ पर जो है H प्लस कर लें और प्लस CH3COO माइनस कर। तो इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। और उसी तरीके से एक और ले लो, मान लो ये तुम्हारा बेंजोइक एसिड है सपोज। तो इन सब में, इन सारे केसेस में हम लोग सिर्फ एनायन का अगर स्टेबिलिटी किसी तरीके से पता लगा लिए, एनायन का स्टेबिलिटी, तो बहुत आसानी से डिसाइड कर पाएंगे which one will be more stable. So the strength of these acids, order of strength of above 3 organic acids can be decided by just knowing the stability of their conjugate anion। कंजुगेट एनायन का हम लोग स्टेबिलिटी अगर डिसाइड कर, ठीक है। एक बार ये देख लो अच्छे से हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स ये है, फिर हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ये हो गया। तो ये इफेक्ट से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो फिर अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। ऐसे इसको यूज करके हम लोग डिसाइड करेंगे कौन ज्यादा एसिडिक, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है सर। आए भी कम लोग हैं।